ऑफेंसिव बाय कंपनी, हाँ कंपनीज अगेंस्ट ये भी कुछ जे चेक जो डिसऑनर्स हैं, नेचुरली ये बिजनेस मर्केंटाइल बिजनेस जो है ये कंपनीज भी करती हैं, तो कंपनीज भी एक लीगल एंटिटी है, इसमें भी ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, इनके भी बायलॉज है, जो मेमोरेंडम ऑफ जो इनका होता है उसका जो भी इन्होंने हुआ उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, जो एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। तो इसमें जो कंपनीज एक्ट में किसकी लाइबिलिटी है ये रेफर किया, मैं जवानी बताऊंगा कि जो बिजनेस करने का रिस्पॉन्सिबल हुआ होगा, या जो बिजनेस कैरी करने का पर्टिकुलर कंपनी का जो जिसके जिसके रिलेटेड चेक इशू है हुआ है, वो इंचार्ज बिजनेस जहां जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस है जिस रिलेटेड चेक हुआ है वो लायबल है फॉर प्रोसिक्यूशन। तो ये मैं थोड़ा अभी पढ़ के दर्शकों के लिए थोड़ा पढ़ूंगा ताकि if the person committing an offense person under section 138 is a company, legal entity है, company है, every person who at the time of the offense was committed, naturally at the time of commission of the offense, in charge of वो in charge था किस कंपनी का, and was responsible to, जहां responsible था किसका, to the company for conduct of the business of the company, भाई बिजनेस को कंडक्ट करने जहां वो इंचार्ज था उस कंपनी के बिजनेस जो कैरी किया जा रहा था जहां वो रिस्पॉन्सिबल था, एज वेल एज द कंपनी शैल बी, कंपनी भी आपको अरे करने पड़ेगी, प्लीड करने पड़ेगी एज एन एक्यूज, एज वेल एज द कंपनी दीज वर्ड्स आर शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन इंचार्ज और कंपनी भी समझी जाएगी guilty of offense and shall be liable to be proceeded against and punished according, तो ये कंपनी भी और जो इंचार्ज या रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर की जा सकती है, और उनको अगर ट्रायल में साबित होता है दे कैन बी हेल्ड गिल्टी और पनिशमेंट के लाइबिलिटी उन पे इम्पोज की जा सकती है। आगे एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन shall render any person liable to punishment if he proves, अगर वो प्रूव कर लेता है, एक ये प्रोविजन एक्सेप्शन है इसमें, that offense was committed without his knowledge, अगर कोई पर्सन है वो अपना आके उसमें कहता है एज एक्यूज्ड है और ये साबित कर देता है ड्यूरिंग ट्रायल दिस प्रोसीडिंग ट्रायल कि मैं ये उस वक्त मेरी नॉलेज में नहीं था, मेरी नॉलेज के बियॉन्ड ये ऑफेंस कमिट किया है कंपनी ने, या जो भी रिस्पॉन्सिबल या इंचार्ज था मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, और दैट ही हैड एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, जहां तो उसको कहना है जहां ड्यू डिलिजेंस उसने अडॉप्ट किया था, एक्सरसाइज किया, उसके बावजूद भी ये ऑफेंस हो गया, अगर ये प्रूव करता है देन ही कैन बी हेल्ड नॉट गिल्टी फॉर द ऑफेंस, उसको डिस्चार्ज भी किया सकता है इनिशियल स्टेज पे, और जहां ट्रायल के बाद वो अकिट हुआ कर सकता है अगर उसका केस अपनी एविडेंस जो भी लीड हुई है अवेलेबल है जहां उसने लीड की है, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं साबित होती ही कैन बी अर्लियर डिस्चार्ज्ड एट द इनिशियल स्टेज, जब तो जहां फाइनली एक्यूट किया। फिर एक और प्रोवाइजर है, सेकंड प्रोवाइजर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where a person is nominated director of a company by which virtue of his holding an office or an employment in central or state government or a financial corporation owned or controlled by the central or state government as the case may be, he shall not be liable for prosecution। अगर एक कोई एम्प्लॉय है, सिंपली एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय है और नॉमिनेटेड डायरेक्टर है कंपनी का जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हो रही है, जिसके तो वो एज की सिंपली ये है कि डायरेक्टर है किसी कंपनी का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का, वो एज इट इज वो पनिश नहीं होगा। हाँ, इसके अगर फिर ये आगे है वो एज द केस भी शैल नॉट बी लायबल टू द प्रोसिक्यूशन अंडर दिस चैप्टर, वो प्रोसिक्यूशन की लायबिलिटी उस पर नहीं आएगी। हाँ, फिर आगे है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, सबसेक्शन 2 है इसी की,
जो 141 जो कंपनी रिलेटेड जो कंपनी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, मैटर्स हैं, where any offence under this act has been committed by a company and it is proved that offence has been committed with the consent or connivance or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also deem to be guilty of that offence and shall liable to be proceeded against and punished accordingly. हाँ, जब notwithstanding anything जो ऊपर कहा गया है उसके बावजूद भी अगर प्रोसिक्यूशन के दौरान, ट्रायल के दौरान, जहां एविडेंस जो कंप्लेनेंट ने दी है, जो कंप्लेंट है उसके एलिगेशन कंटेंट ऐसे हैं जिससे उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी चलती है और ड्यूरिंग ट्रायल या ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, जो फर्दर प्रोसीडिंग है ट्रायल की, उसमें अगर ये साबित हो जाता है कि ये जो ऑफेंस हुआ है, जो 138 का ऑफेंस हुआ है अंडर नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो ये हुआ है उनकी कनाइवेंस से, जहां उनकी कंसेंट इन्वॉल्व है, जहां कनाइवेंस है, जो एट्रीब्यूट कर सकते हैं उस बंदे को, उसका सेक्रेटरी है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, जहां अदर कोई कंपनी का है। ये सबसेक्शन जो 1 है 141 की, उसको एक्सेप्शन दी है। तो ये जो लॉ होता है तकरीबन ये कोई इससे लेजिस्लेचर विस्डम होती है, इससे कोई बच नहीं सकता। इसमें तकरीबन कोशिश करते हैं कि कोई लूप होल ना हो, तो इसलिए इसकी ये सिर्फ ये नहीं है कि वो कोई अवॉइड कर लेगा प्रोसिक्यूशन से अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो आगे कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, वो तो पता ही आपको, डायरेक्टर वो भी है। आगे देखिए, अभी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट जो आ जाएगा, ये कंप्लेंट भी होगी कि कंप्लेंट 138 के नीचे कंपनी का रिलेटेड भी हो गई, जो एक प्रजम्पशन भी कुछ आगे डेट रिलेटेड है। अभी जो कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट लेगा, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 138 के ऑफेंस रिलेटेड, वो कौन लेगा, ये कॉग्निजेंस, और कैसी होगी कॉग्निजेंस, ये आगे सेक्शन। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये स्पेशल एक्ट है जैसे आप जानते हैं। इसको नॉटविथस्टैंडिंग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कुछ भी लिखा गया है, उसके बावजूद भी ये नीचे क्या है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 एक्सेप्ट अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग। तो आपको पता है सेक्शन जो 190 है हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें आपको वर्बल कंप्लेंट भी मैजिस्ट्रेट के पास की जा सकती है, लेकिन जो निगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नीचे जो कंप्लेंट हो गई, तो इसलिए लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग मेंशन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो। तो इसमें लिखा है कि जो कंप्लेंट होगी वो उस पर एक मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस का वो इन राइटिंग होगी। punishable under except हमने complaint in writing made by the payee or as the case may be the holder in due course of the check। जैसे मैंने आपने कहा अग्रीव्ड कौन है, जिसका चेक डिसऑनर हो गया, जिसको दिया गया था, तो वही कंप्लेनेंट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट ए है, जिस सेक्शन मैंने जो पढ़ी, जो 142 की जो कॉग्निजेंस ऑफेंसेस रिलेटेड है। फिर आ गया बी, such complaint is made within 1 month of the date on which the cause of action arises under clause C of the proviso to section 130। जैसे मैंने पहले ही बात की कि जो सेक्शन 138 में cause of action था कि जब उसको जब डिसऑनर चेक हो जाता है, नोटिस हो जाता है किसको, उसके बावजूद भी विद इन 15 डेज पेमेंट नहीं होती, 138 के नीचे प्रोवाइजो है, तो उसमें उसकी कंप्लायंस नहीं होती, तो जो सी है वो कॉज ऑफ एक्शन डिटरमाइन करता है, तो फिर उसको कॉज ऑफ एक्शन अवेलेबल हो गया तो वो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। फिर एक प्रोवाइजो इसके नीचे और है, ये क्लॉज सबसेक्शन बी के नीचे, प्रोवाइडेड दैट कॉग्निजेंस हैव अ कंप्लेंट मे बी टेकन बाय द कोर्ट आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। फिर इन्होंने कहा है हर कंप्लेनेंट फ्रेंडली, मुझे लगता है विक्टिम फ्रेंडली जो हमारा लॉ है। इसमें लगा अगर फॉर एग्जाम्पल
विद इन 1 मंथ जो टाइम दिया गया है। इसमें अगर कंप्लेंट किसी कारण नहीं फाइल होती तो कंप्लेनेंट को ये मौका दिया गया है कि अगर वो सफिशिएंट काज बताता है कि वो क्यों ना कर सका विद इन 1 मंथ जो प्रोवाइड किया है जे 138 की जो प्रोवाइजर है उसकी सी जो सब क्लास है, सब सेक्शन है, तो नहीं को तो अगर वो बताता है तो उसको कंडाउन हो जाएगा डिले, तो ही इज एट वो उसकी जो कंप्लेंट है वो विद इन टाइम समझी जाएगी। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो एक और है इसमें नो कोर्ट जो जुरिस्डिक्शन कोड कौन सी जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ये आगे जो प्रोविजन है ये डील करेगा। नो कोर्ट inferior टू दैट ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, तो वो आपको पता है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं उसमें मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं, तो वो मैजिस्ट्रेट सुनेगा। और ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो ऑर्डिनरी कहीं भी जो इसका ट्रायल प्रोसीडिंग 138 की होगी अंडर नेगोशिएबल, वो मैजिस्ट्रेट उसकी प्रोसीडिंग होल्ड करेगा। फिर एक और इसके नीचे एक और आ जाएगा, इसके नीचे है तो द offense under section 138 shall be inquired into and tried only by the court within whose jurisdiction। देखिए पहले बहुत झगड़ा हुआ, जो पहले लॉ था ये अवाल्व हुआ लैंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट से, जो ये क्लियर किया गया कि कौन सी कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बनेगी फॉर फाइलिंग ए कंप्लेंट। तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसी के बेसिस पे जो लेजिस्लेचर हमारी पार्लियामेंट ने ये अमेंडमेंट लाई है। तो ये जो अभी बिल्कुल क्लियर लॉ है और इसी के मुताबिक कंप्लेंट हमें दायर करनी है। ये मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा ये अपने व्यूअर्स और ये इफ द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट थ्रू लव है the branch of the bank where the payee or holder in due course as the case में maintains the account is situated। जिसके हक में चेक हुआ है, जो पेई है जिस या होल्डर इन ड्यू कोर्स है, अगर वो चेक अपने बैंक में लगाता है, चाहे वो दूसरी ब्रांच है किसकी, ड्रॉर की, जिसने चेक दिया है, जिसका चेक डिसऑनर हुआ है, तो वो अगर उसकी अपने बैंक में लगाता है कौन, ड्राई पेई और जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो अगर वो चेक वो अगर लगाता तो उस कोर्ट की वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बन जाएगी जहां ड्रार पेई और ड्यू कोर्स जो होल्डर है और वो चेक उस बैंक में देता। तो एक जी आगे कंडीशन, अगर थ्रू देता है, डायरेक्ट नहीं प्रेजेंट करता जहां ड्रार का बैंक है, तो दूसरी वो भी कवर की गई है। तो फिर क्या आ गया, इफ द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट फॉर बाय द पे और होल्डर इन ड्यू कोर्स और अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट द ब्रांच ऑफ द ड्राई बैंक वेयर द ड्रॉर मेंटेन द अकाउंट इज सिचुएटेड। दूसरा आ गया, अगर वो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन कर देता तो फिर कहां, जो ड्रॉर का अकाउंट होगा जहां, अगर वहां प्रेजेंट करता है तो उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जे उस मैजिस्ट्रेट जो भी होगा उसकी जुरिस्डिक्शन बनेगी फॉर ट्रायल फॉर फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट बाय द दिस अंडर 138 बाय द कंप्लेंट। ये आगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। फॉर द पर्पज ऑफ द क्लॉज ए where the check is delivered for collection at any branch of the bank of the payee or holder in due course, then the check shall be deemed to have been delivered to the branch of the bank in which the payee or holder in due course as the case में maintain the account। चाहे ये भी एक चीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दी गई है, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लो। तो अगर वो हम डिलीवर करते हैं तो ये समझा जाएगा कि उसकी सारी ब्रांच जो भी उस बैंक की है वहां पे जे उसको फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए वेयर द चेक इज डिलीवर्ड फॉर द कलेक्शन एट एनी ब्रांच ऑफ बैंक ऑफ द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स, देन द चेक शैल डीम टू हैव बीन डिलीवर्ड टू द ब्रांच ऑफ द बैंक इन विच पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस। जहां
पेई और होल्डर जिस ब्रांच में उसका अकाउंट है उस ब्रांच की जुरिस्डिक्शन में वो कंप्लेंट आफ्टरवर्ड्स अगर उसका चेक डिसऑनर होता है, ऐसा ये इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी गई है। आगे ये 142 है, ये वैलिडेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पेंडिंग केसेस। ये अभी समझो ये पहले जो पेंडिंग केसेस थे जब अमेंडमेंट नहीं थी तो ये उसमें थोड़ा सा वो उसके रिलेटेड है, तो इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो प्रेजेंटली जो इंस्टीट्यूट्स जो कंप्लेंट्स हो रही हैं, तो आगे क्या है, जो ट्रायल है इसका कैसे होगा, जो 138 होगा, पावर ऑफ द कोर्ट टू ट्राई द केसेस समरली। समरली क्या है, समरी प्रोसीडिंग्स होंगी इसमें, जो हमारे सेक्शन है 162 से लेके 265 तक है उसके मुताबिक, और ये एज ए समन केस ये ट्रायल होता है इसमें। हाँ, ये एक प्रोवाइजो है क्योंकि जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो एक 1 ईयर की वो जो समरी ट्रायल होल्ड करते हुए पनिशमेंट दे सकता है 1 ईयर, और फाइन वो 5,000 दे सकता है। अगर कोर्ट को लगता है, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो ऑफेंस है जो हुआ है 138 का, इसमें मुझे हो सकता है आने वाले वक्त में जो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस है, अमाउंट होगा जो कुछ और भी है, इसमें ज्यादा पनिशमेंट है, तो उसको एक रिकॉर्ड करना है रीजन, तो वो एक ऑर्डर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो मैं आगे पढ़ दूंगा। Provided that in case of any conviction in a summary trial under this section, it shall be lawful for the magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding 1 year। जैसे मैंने कहा, समरी जो कन्विक्शंस हैं ट्रायल में, तो 1 साल तक वो कर सकता है, और लॉफुली वो 5,000 से ज़्यादा फाइन नहीं कर सकता। ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन है जो 262 और 265। फिर उसमें क्या है, अगर उसने ज्यादा देनी है, जहां उसका आगे है प्रोवाइडेड फर्दर, ये एक सेकंड प्रोवाइजो है, दैट व्हेन एट द कमेंसमेंट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ ए समरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट नेचर ऑफ द केस इज सच दैट ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म exceeding 1 year may have to be passed, or that it is for any other reason undesirable to try the case summarily। फिर वो समरी प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट करेगा अगर मैजिस्ट्रेट लगेगा कि ये इसमें ग्रेविटी ज्यादा है, जहाँ अपना उसने कैसा माइंड बनाया है। द मैजिस्ट्रेट शैल आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, दोनों पार्टीज को सुनेगा, फिर रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट फैक्ट। ये जो मैंने कहा कि भाई जो समरी ट्रायल नहीं होगा इस केस में पर्टिकुलर में, तो एक रिकॉर्ड दोनों पार्टी को सुन के एक रिकॉर्ड रिजन करके ऑर्डर पास करेगा दिस रिगार्ड टू दैट इफेक्ट, एंड देयर आफ्टर रिकॉल एनी विटनेस। अगर उससे पहले कोई विटनेस उसने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग लिया है तो उसको दोबारा मौका देंगे, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन जैसा भी है, एंड हु मे हैव बीन एग्जामिन्ड एंड प्रोसीड टू हियर और रीहियर द केस इन द मैनर। अगर ये डिसीजन जो बाद में होता है, समरी ट्रायल जो पहले होता है, तो अगर समरी प्रोसीजर उसने पहले अडॉप्ट किया है तो फिर उसको दोबारा सुनना पड़ेगा अगर उसको पनिशमेंट ज्यादा। तो अगर रिकॉर्ड उसने पहले ही रीजन दोनों पार्टी को सुन कि मैं समरी प्रोसीजर नहीं, मैं दूसरा प्रोसीजर अडॉप्ट करूंगा जो समन केसेस में है, तो वो अडॉप्ट करके, तो फिर क्या है, द ट्रायल ऑफ द केस अंडर दिस सेक्शन सो फॉर एज प्रैक्टिकेबल कंसिस्टेंटली विद द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस बी कंटिन्यूड। हाँ, ये देखिए आगे फिर क्या है, ये कितनी जो डे टू डे हियरिंग है, ये कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट को इसमें डे टू डे हियरिंग करनी है until its conclusion unless the court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for the, और अगर उसको दूसरे दिन के लिए ये ट्रायल अर्जॉन करना है तो उसको रिकॉर्ड रीजन करना पड़ेगा। तो ये जो मैजिस्ट्रेट्स हैं ये भी देखें कि हम क्या इस की कंप्लाइंस हो रही है। एक बात जो हमारा ये प्रोविज़न है, और हमारे जो मैजिस्ट्रेट हैं वो भी देखें कि क्या प्रोविज़न हो, और मतलब हमारा इंडेवर होना चाहिए। ये प्रोविज़न जो सिविल लाइबिलिटी वर्चुअली है, इसको ये जो क्रिमिनल लाइबिलिटी बनाई गई है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो जाए, मैंटाइल जो हमारा बिजनेस है अच्छा रहे। जो अनस्क्रपलस लोग हैं जो इस बिजनेस में जो
विश्वास पे चलता है, फेथ पे चलता है, आपको पता है ट्रस्ट पे चलता है जो बिजनेस चलता है, बड़ा बिजनेस है। और अगर ये वाले लोग बीच में आ जाएंगे जो चेक कोई ट्रांजेक्शन करके चेक नहीं देंगे आंसर तो बिजनेस ट्रांजेक्शन में, तो इसलिए उनको चेक करने के लिए ये प्रोविजन बनाए गए हैं। और ये इसलिए इनको कहा कि जितनी जल्दी इसका में इसमें जो एविडेंस हो जाए, और मेन जो कंसिडरेशन है कि इसका ट्रायल भी कंक्लूड करना है विद इन 6 months। ये भी एक इंडेवर कहा है। एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंक्लूडेड एज एक्सपेडिशियसली एज पॉसिबल एंड जितना भी कोशिश हो जल्दी करनी है, इस एक्सपेडिशियसली करना है। एंड एन इंडेवर shall be made to conclude the trial within 6 months from the date of filing of the complaint। ये दोनों मैं कहूँगा कि ये दोनों की ये वकील लोगों का भी है और मैजिस्ट्रेट को भी देखना है। और ये भी ये तभी हो सकता है अगर ये दोनों बार एंड बेंच इक्वली जस्टिस के लिए लोगों को स्पीडी जस्टिस के लिए ये थोड़ा सा इसमें एक दूसरे को कोऑपरेट करें, और ताकि क्लाइंट फ्रेंडली विक्टिम फ्रेंडली हो। और अक्यूज को भी है स्पीडी ट्रायल है, ये सभी को है, एवरीबॉडी क्राई फॉर स्पीडी जस्टिस। तो ये आगे एक और है 143A अमेंडमेंट आई, तो इसमें कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल इसमें इंटरम कॉम्पनसेशन की बात की है कि जब तक ये फाइनल डिस्पोजल नहीं होता किसी कंप्लेंट 138 के नीचे, तो इस प्रोविजन को बनाया गया कि 20% जो अमाउंट है, चेक अमाउंट है, जो लाइबिलिटी है, उसके 20% कंपनसेशन मैजिस्ट्रेट इंटरम रिलीफ कंपनसेशन इंटरम रिलीफ दे सकता है। कंपनसेशन ही है, क्योंकि अगर ये अक्यूट हो जाता है कि तो ये रिकवरेबल है किससे, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। वो आगे सेक्शन है उसमें बात की गई है। तो इसमें क्या कहा, पावर टू डायरेक्ट इंटर्म कॉम्पनसेशन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कोई प्रोविजन है नहीं कि इंटर्म कॉम्पनसेशन का क्रिमिनल प्रोसीजर में, तो ये एक एक्सेप्शन है, स्पेशल प्रोविजन है। The court trying an offence under section 138 may order the drawer of the check to pay interim compensation to the complainant in a summary or summon। ये भी जो है इंटर, मैं लंबा नहीं पढ़ूंगा, 20% है, ये आप व्यूअर्स जो भी हमारे हैं ये पढ़ सकते हैं इस प्रोविजन को। तो ये आगे हम आ जाएंगे, तो आगे हमारा ये दूसरा आ गया। तो ऐसा ही ये प्रोविजन है अपील में, तो अपील का भी प्रोविजन ये दिया गया है कि अपील भी अगर करते हैं, कन्विक्शन हो गई जहां अक्यूटल हो गया तो अपील होती है, तो उसमें भी ये जो 20% एपीलेट कोर्ट इंटर्म कॉम्पनसेशन देख सकता है इन एडिशन टू द अर्लियर कॉम्पनसेशन गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट, ये है। लेकिन इसमें भी वही है कि अगर बाद में एक्यूज जो क्यूट हो जाता है तो ये रिफंडेबल है, वापस जाएगा उसी को, और एज ए फाइन इसको रिकवरी है। ये सारा इसमें देख सकते हैं आप। ये एक और प्रजम्पशन है इसमें, मैं ये थोड़ी अपने दर्शकों के लिए पढ़ूंगा। 146 ये है बैंक स्लिप्स, जो आपको मीमो लगा, जिसमें वो बैंक जब एक मीमो देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है कि भाई ये इनसफिशिएंट अमाउंट था, जहाँ कोई भी कारण था, कई बार और भी कारण है, 4-5 कारण है इसमें, कई बार की कई बार विद होल्ड की है, अमाउंट नहीं है, तो उसने एक एप्लीकेशन दे के बैंक अपने बैंकर को कहा कि ये चेक जो आएगा इसको इन कैश नहीं करना है। वो भी वो 4-5 किस्म की हैं, कोई चेक तो उसमें भी ये जो मेमो इशू होते हैं। तो हमने इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, ये जाएंगे कि ये भी प्रजम्पशन है इसकी, जो बैंक स्लिप जो प्राइमा फेसिस एविडेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। ये देखिए जो 146 है, मैं 145 भी पढ़ूंगा, जो मैं एक जजमेंट के साथ पढ़ूंगा उसको, मैं इसलिए उसको पहले मैंने ये पढ़ना है। द कोर्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस चैप्टर ऑन production of bank slip or memo having thereon the actual mark donating that check has been dishonored, presume that fact of dishonor of such checks unless the until
सच फैक्ट इज डिस्प्रूव, फिर ये रिवर्टेबल ये जो प्रजम्पशन है, लेकिन ये कहा गया कि अगर मीमो आता है डिसक्लेमर तो उसको प्रज्यूम किया जाएगा कि ये इन ड्यू कोर्स ऑफ जो बिजनेस है ये बैंक ने इशू किया गया है, जिसने भी इशू किया वो प्रजम्पशन है। हाँ, अक्यूज उसको रिवर्टल में ये डिस्प्रूव कर सकता है, ये कहा गया। तो मुझे पहले आ जाना है एविडेंस ऑन एफिडेविट। ये जो एविडेंस है, देखिए जो भी एविडेंस आगे जो हम पढ़ते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, वो वर्बल एविडेंस होती है। किसी भी विटनेस को एग्जामिन करते हैं तो वर्बल एविडेंस होती है, तो उसके मुताबिक क्रॉस एग्जामिन होता है, और कोई अगर कोई एम्बिग्यूटी वगैरह तो री एग्जामिनेशन होती है। तो मैं थोड़ा इस सेक्शन को नॉट विथस्टैंडिंग, दोबारा जो स्पेशल एक्ट है इसमें नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, फिर ये एक स्पेशल प्रोविजन है जिसके लिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराओं से हटके है। क्या है इसमें? द एविडेंस ऑफ क्लेमेंट मे बी गिवन बाय हिम ऑन एफिडेविट एंड मे सब्जेक्ट टू ऑल सच जस्ट एक्सेप्शन बी रेड इन एविडेंस इन एनी इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर द कोड। तो इसमें क्या कहा गया कि वो एफिडेविट दे सकता है किसी अब कौन, जो एविडेंस एफिडेविट होता है, जैसे तो वो बाय वे ऑफ एफिडेविट देता। तो फिर इसमें दूसरा है द कोड में इफ थिंग्स पेड, जो उसने दे दिया, किसने? जो कंप्लेनर दे दिया अपना, उसके विटनेस ने दे दिया एज ए एविडेंस जो, लेकिन कोर्ट फिर डिस्क्रिप्शन दे दी है कोर्ट को फिट, अगर वो थिंक फिट करता है, अगर वो उसकी डिस्क्रिप्शन है, एंड शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन और द एक्यूज समवन एंड एग्जामिन एनी पर्सन गिविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट एज टू फैक्ट्स कंटेन्ड देयर। लेकिन जनरली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो, तो फिर तो सिस्टम नहीं ना बनेगा। हाँ, तो कोर्ट भी मैजिस्ट्रेट भी जनरली ये डिस्क्रिप्शन अपनी एक्सरसाइज करते हुए जो जस्ट डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करता है, आर्बिट्रली नहीं करेगा, तो उसमें जो क्रॉस एग्जामिन का राइट जो है वो अक्यूज को भी मिलता है और प्रोसिक्यूशन को भी मिलता है। अगर डिफेंस एविडेंस हो, डिफेंस ने अगर कोई एविडेविट दिया है तो नेचुरली उसको रिवर्टर, उसको जो है क्रॉस एग्जामिन का राइट अक्यूज को मिलेगा, और जहां प्रोसिक्यूशन ने दिया तो वो दोनों तरफ से। ये एक फेयर ट्रायल, ट्रांसपेरेंट ट्रायल का एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कॉमन लॉ जो हमारा, जो हम अडॉप्ट करते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप। तो ये जो हमारी ये बातें ये आ गई। तो इसमें एक जजमेंट आई है, अभी एक मैंने पिछले बार भी एक एपिसोड किया था इसके रिलेटेड जे एनआईए पे, तो एक जे जो आपने देखा है और वो अभी अडॉप्ट भी किया जा रहा है, नो डाउट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ये जो 145 की बात है, ये एविडेंस एफिडेविट है, लेकिन जो सेक्शन 200 है और सेक्शन 190 है जिसके तहत हम कंप्लेंट कांग्रेजेंस लेगा, मैजिस्ट्रेट कौन लेगा? 190 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, किसी भी कंप्लेंट के इंक्लूडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और जो एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट एंड हिज विटनेस, जो भी उसमें सेक्शन 200 आता, उसके बाद वो प्रोसेस इशू होता है सेक्शन 204 में, और अगर पोस्टपोन भी केमर होता है 202 में सीआरपीसी में, वो भी एक उसमें लिखा है क्या है, तो जी उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो लेकिन जो नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नीचे एक जजमेंट है जो एक विक्टिम फ्रेंडली है, और ये मेन केसेस जो बैंक केसेस होते हैं, बैंक ही ज्यादा इन्वॉल्व है। तो एक केस इन्होंने किया था, इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड अदर्स ने एक केस किया था, इसमें पंजाब एंड सिंध नेशनल बैंक भी एक पार्टी था, और इन्होंने इन्वोक की थी रिट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया इसमें पार्टी हैं, और भी लोग पार्टी होंगे इस डिटेल में। ये उस वक्त ये बेंच था, डिवीजन बेंच, के एस राधाकृष्णन और हॉनरेबल विक्रमजीत सैन जो डिवीजन बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुए, तो इन्होंने ये जजमेंट दी। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इन्होंने थोड़ा सा हटके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की जो सेक्शन हैं इनको मद्देनजर देखते हुए और सेंसिटिविटी देखते हुए कि ये बैंक कोड है,
जो बिजनेस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व की है, और जो अनस्क्रैपलस लोग हैं जो डिले करते हैं जो प्रोसिक्यूशन है और अवॉइड करते हैं प्रेजेंटेशन और इसको, तो उसमें उन्होंने कहा है कि और बैंक ऑफिशियल्स को पर्सनल अपीयरेंस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट को मद्देनजर रखते हुए तो कोर्ट ने कहा कि कंप्लेंट के सपोर्ट में अगर जो भी कंप्लेंट है वो अगर एफिडेविट फाइल करता है जो इन सपोर्ट ऑफ द कंप्लेंट के जो एलिगेशंस हैं, कंटेंट्स हैं, तो उस कंप्लेंट के सपोर्ट में जो एफिडेविट है वो भी कंसीडर किया जाएगा एज ए फॉर अराइविंग टू ए कंक्लूजन डिसीजन दैट फॉर फाइंडिंग आउट रिगार्डिंग existence of a prima facie case for issuance of process on a complaint filed under 138 में। तो थोड़ा मैं कंक्लूजन पढ़ दूंगा इस जजमेंट का। तो इसमें कहा है जो डायरेक्शन हुई है किसको की है, मैनी ऑफ द डायरेक्शन गिवन बाय द वेरियस हाई कोर्ट्स इन आवर व्यू आर वर्थी ऑफ एमुलेशन by the criminal courts all over the countries dealing with the cases under section 138 of negotiable of instrument act for which following directions are being given। ये क्या क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शंस एक है फर्स्ट जो है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो दोनों जहां की भी सिचुएशन है, तो ऑन द डे व्हेन द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 of the negotiable instrument act presented shall scrutinize the complaint। वो देखेगा कि इसमें एलिगेशन क्या है, कंटेंट्स क्या है, एंड इफ द कंप्लेंट इज अकम्पनीड बाय द, जैसे मैंने कहा अगर उसके साथ एफिडेविट भी है तो उसको भी स्क्रूटनाइज करे, उसके भी कंटेंट देखेगा कि क्या ये वही है जो एलिगेशन है, एंड एफिडेविट एंड द डॉक्यूमेंट अगर और भी कोई लगाए हुए हैं उसके साथ कंप्लेंट के साथ, और उसमें के बाद ये ड्रॉ करता है एंड फाउंड टू बी नॉट कि वो बिल्कुल ठीक है, टेक कॉग्निजेंस एंड डायरेक्ट इश्यूएंस ऑफ द सम। तो उन्होंने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट को ठीक लगते हैं इन ऑर्डर हैं तो ये थोड़ा सा सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी की ही थोड़ा एक्सपेंड की है जुरिस्डिक्शन मैजिस्ट्रेट की जो नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कंप्लेंट 138 की कॉग्निजेंस देने में। तो जो इस ये वाला केस है इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसको ये डिसीजन इसका हुआ था 21 अप्रैल 2014 को। तो इसमें ये एक डायरेक्शन है, तो इसमें ये भी कहा गया कि सम्मन जो ईमेल से भी मतलब थोड़ा सा इजी करने के लिए प्रोसेस और कोरियर सर्विस के थ्रू भी दे सकते हैं, पुलिस के थ्रू भी सर्विस हो सकती है जे किसके एक्यूज की, और भी इन्होंने कहा है कंपाउंड ऑन एक कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस भी है, वो भी सेक्शन भी है वन, आगे मैं उस सेक्शन पे भी आऊंगा 147 है उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र किया, सारा जिक्र किया है। तो सेक्शन 145 को भी इसमें इससे किया है। मेरा ये कंसर्न था कि जो मैजिस्ट्रेट कांग्रेस ले सकते एट द इनिशियल स्टेज भी जो एफिडेविट पे ही वो कांग्रेस ले सकते हैं और प्रोसेस इशू कर सकते हैं, उनको पर्सनली कंप्लेनेंट जहां जो सपोर्ट में विटनेस है उनको पर्सनल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। ये जो इस जो तो आपको मालूम है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन जो अवेलेबल है वो आर्टिकल 142 उसको रेलेवेंट आर्टिकल है, तो इनहेरेंट जो कोई भी डायरेक्शन किसी को भी दे सकते हैं, एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन कर सकते हैं, और 141 कोर्ट आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो आपको जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ऑर्डर है, डायरेक्शन है, वो लॉ ऑफ लैंड समझा जाएगा, उसको इन्फोर्स एवरीबॉडी इज अंडर लीगल कॉन्स्टिट्यूशनली अंडर ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई दैट डायरेक्शन। तो उसी के मद्देनजर होते ये इस जजमेंट की को मद्देनजर मैजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट आर अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन और कि वो कंप्लेंट को एग्जामिन करें, अगर वो कंप्लेंट को एग्जामिन पर्सनली करने की जरूरत नहीं है, विटनेस को नहीं, अगर कंप्लेंट है सपोर्टेड विद एन एफिडेविट है और मैजिस्ट्रेट अगर खोज करता है कि ये कर सकता है तो वो कॉग्निजेंस ले लेगा। ये थोड़ा सा हट के है, मैंने जैसे दोबारा दोहरा रहा हूँ, रिपीटिंग रिट्रेटिंग,
दैट वो सेक्शन 200 से और सेक्शन 190 कोड ऑफ क्रिमिनल से उससे, क्योंकि जो मैंने पहले भी जिक्र है, बार बार जो प्रोविजन जिक्र कर रहे हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग अवेलेबल इन द कोड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल, ये क्या है। और इस जो हमारा जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये सारे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है। और इस अथॉरिटी में कहा गया है, जो साइटेशन मैंने अभी रेफर की, तो इंडेवर करना चाहिए मैजिस्ट्रेट और कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट स्टेज पे ही जब अक्यूज आता है उसको समझाया जाए, उसको पता किया जाए, और उसी वक्त अगर तो कॉम्प्रोमाइज जो इंडेवर होना चाहिए, पेमेंट विक्टिम को मिल जाए, ताकि जो और इसका निपटारा उसी वक्त हो जाए। ये मैजिस्ट्रेट को भी इंडेवर करना है। इस जजमेंट में भी कहा गया। और ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है, और कंपाउंड जो है ऑफेंस ये समझा जाएगा, तो आप बेसिकली कंप्लेंट अगर कंसेंट देता है तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, और द नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल। ये इसमें जे 147 जो सेक्शन है इसमें दिया गया है। तो ये जो मैंने जो सेक्शन आगे मैंने एपिलेट स्टेट कॉम्पनसेशन जो 20% है इंटर्म कॉम्पनसेशन उसका भी जिक्र कर दिया। जो मैंने कोशिश की है जे 138 से लेकर 148 जो रेलिवेंट सेक्शन है, जो कंप्लेंट जो हमारे होता है, तो ये मैंने आज इसी पे जो आपसे और आपकी ही भाषा में मैंने कोशिश किया कि ये हमारे जो जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो हमारे नीचे जो एडवोकेट्स हैं, गवर्नमेंट एडवोकेट जो भी हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो आम सिटीजन है, जो मोस्टली जितने केसेस हैं लाखों की तादाद में, और हमारे जो कोर्ट्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स को ओवरबर्डन है। तो जो क्योंकि ये बहुत इस किस्म की लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको मद्देनजर रखकर मैंने बड़ी सिंप्लीफाई तरीके से आज इसके बारे में चर्चा की है, कानूनी चर्चा की है। तो मुझे आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना इससे, तो मैंने कोशिश की है कि इस पर बात अच्छी तरह से हो सके, इसकी अच्छी तरह से इंटरेक्टिव सेशन ही समझो। मैंने आप खुद ही क्वेश्चन लिए हैं और खुद ही आंसर भी दिए हैं। तो बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। तो यही कहूँगा कि ये आपका अपना चैनल है, अगर आपको अच्छी लगती है इसकी जो है जो बातें हैं कानूनी चर्चा, तो इसको आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल डायरेक्ट आपके पास। और मैं ये भी कहूँगा जो हमारे ये जो हमारी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, डेल्सा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ नीचे जो तहसील लेवल पे हैं, ये लोगों को थोड़ा इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैं बार बार करता हूँ, हर कानून के बारे में जानकारी दें, ताकि आम आखिरी तो उसके शब्दों में समझाएं। और हमारे लॉ स्टूडेंट्स का भी यही काम है। ये लॉ स्कूल्स हैं हमारे, जो हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी के हैं, और उसके साथ एफिलेटेड लॉ स्कूल, और दुनिया में लॉ स्कूल जो हैं इन पूरे वर्ल्ड में है और इंडिया में है। तो ये बच्चे थोड़ा सा इससे सीखेंगे भी, और ताकि और लोगों तक ये लॉ की नॉलेज जो कानूनी ज्ञान है, और बहुत इसमें है, क्योंकि ये बड़ा कॉस्टली अफेयर है आज की डेट में जो कानून। और मैं ये अपना जो चैनल चला रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि हर बंदे को इसका फ़ायदा मिले। तो क्योंकि ये आपको पता है लॉ कोर्स में कॉस्टली है, एडवोकेट्स की फ़ीस है, कंसल्टेशन फीस है, वहाँ खर्चा होता है। तो ये मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा। हर एक ने अपना अपना फ़र्ज निभाना है अपनी कॉन्शियस के मुताबिक। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं भी थोड़ा सा इसमें अपना थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करूँ। तो ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा ये देखें कैसा है, कैसा लगता है आपके, उसके मुताबिक आप मेरे ये चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।